नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे हमारे यहां पे इलेक्शन हो या फिर कोई भी ऐसी सभा या मंच हो जहां से अगर कोई भी अल्फाज निकल करके आते हैं तो फिर वो एक मुद्दा बन जाते हैं। और क्या वास्तव में देश के सामने जिस तरह की स्थितियां हैं यह मुद्दे कितने लाजमी हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में भाजपा के मैनिफेस्टो की, जिसमें उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को हम भारत रत्न दिलाएंगे। और बस यहीं से भारत की राजनीति में एक सियासी बवाल मचा है। क्या है यह तूफान, हम आपको मजमून के जरिए बताएंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। देखें एक बार मजमून। महाराष्ट्र बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने का संकल्प लिया है। मंगलवार को जारी किए बीजेपी के संकल्प पत्र में यह ऐलान किया गया। इसके बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में रैली को संबोधित करते हुए वीर सावरकर को याद किया। साथ ही सावरकर के संस्कारों की तारीफ करते हुए विपक्ष पर उनके अपमान का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा, ये वीर सावरकर के ही संस्कार हैं जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। वीर सावरकर के संस्कारों का बखान करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस संस्कारों को भी घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ सावरकर के संस्कार हैं तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का कदम कदम पर अपमान किया है, उन्हें भारत रत्न से वंचित रखा है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये वो लोग हैं जो वीर सावरकर को आए दिन गालियां देते हैं, उनका अपमान करते हैं। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। भाई और बहनों, वहीं दूसरी तरफ कौन है, जरा एक एक चेहरा याद कीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का कदम कदम पर अपमान किया। दूसरी ओर हिंदू महासभा के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की बीजेपी की मांग पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि मैं हैरान हूं कि एक तरफ बीजेपी महात्मा गांधी की प्रशंसा कर रही है और दूसरी तरफ सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग कर रही है। एक ऐसा देश जहां महात्मा गांधी की हत्या को आत्महत्या बताया जा रहा है, तब कुछ भी संभव हो सकता है। बहरहाल गंभीरता से कहे तो सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में आरोपित किया गया था, लेकिन यह सही है कि उन्हें बरी कर दिया गया था। सावरकर के ऊपर महात्मा गांधी की हत्या के लिए फौजदारी का मुकदमा चला। अगर ये सरकार ऐसी किसी चीज के ऊपर विचार करती है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि फिर इस मुल्क को भगवान बचाए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा संयुक्त रूप से जारी चुनावी घोषणा पत्र में मांग की गई है कि एनडीए सरकार वीर सावरकर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करे। बीजेपी ने मराठा और दलित भावनाओं को जगाते हुए समाज सुधारकों ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के लिए भी भारत रत्न की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चले, आपने देखा मजमून और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस वक्त भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र मीना साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में हैं, भंवर सिंह शेखावत जी सीपीएम नेता हमारे साथ हैं और उपेंद्र राजपुरोहित जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। भारत रत्न वीर सावरकर को दिलाने का दावा या वादा किया है बीजेपी ने कि हम दिलवाएंगे, और साथ ही सावित्रीबाई फूले और उनको भी भारत रत्न की बात कही है। देखिए योगेंद्र जी, सावरकर जी को भारत रत्न देने की बात पहली बार नहीं हुई है। जब 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय भी एक प्रस्ताव भेजा गया था। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था।
यानी भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार का हमेशा से रहा है कि सावरकर को उचित सम्मान मिले। अब समय आ गया, इन्होंने इनको चुनाव में एक मुद्दा बना दिया। इस चुनाव के मुद्दे से क्या है कि कांग्रेस में बौखलाहट होना एक स्वाभाविक बात है। ये जो भी भाजपा विरोधी दल है वो उनमें निश्चित है। हाँ, लेकिन मैं कह सकता हूं न तो सावरकर जी का कभी संघ से संबंध रहा, न उनका बीजेपी से संबंध रहा, न आरएसएस से संबंध रहा। उन्होंने हिंदू महासभा बनाई थी और हिंदू महासभा से जुड़े हुए कुछ व्यक्तियों का, जिनमें कई लोगों के नाम आते हैं, उनका उन समय गांधी जी से विरोध था। और गांधी जी किस प्रकार का विरोध हुआ, उस समय गांधी जी की जब हत्या हुई तो एक कमीशन की रिपोर्ट में उनको हिरासत में भी लिया गया, लेकिन 1 साल बाद उनको बाइज्जत बरी भी किया गया। तो जब हिरासत में लेना किसी व्यक्ति का, ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई वो अपराधी हो गया। हिरासत में पूछताछ के लिए किसी को भी लिया जा सकता है। अब बात आती है कि ये चुनाव के समय में जो लिया गया है महाराष्ट्र में, ये एक मुद्दा बनना स्वाभाविक था। और चुनाव के समय में कोई न कोई मुद्दा ऐसा होता है जो देशव्यापी बन जाता है। अब ये वीर सावरकर का जो मुद्दा है, महाराष्ट्र में कमल का फूल कितना खिलाएगा, हाथ के पंजे को कितना लाभ या हानि पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात हो गई। लेकिन देश की जनता के सामने एक अवश्य मुद्दा बन गया। हाँ, ये अब इसमें ये देखना होगा कि सावरकर के मामले को लेके जो मुख्य बात आती है वो ये है कि इन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना देने वाले एक पहले व्यक्ति थे। जो हिंदू महासभा का जो गठन किया गया था केवल इसी बात को लेकर किया गया था, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पहले नाम चला था वो हिंदू सेवक संघ के नाम में इसका पहली स्थापना ये हुई थी। लेकिन संघ के ही कुछ लोगों ने कहा कि इससे एक धर्म विशेष का है, जातीयता का है, अन्य कोई चीज जाएगी, इसलिए बाद में इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किया गया। अब जहां बात आएगी भाजपा की या मोदी सरकार के निर्णय की या संघ परिवार के बातों की, तो विरोध होना एक स्वाभाविक है। और यदि विपक्षी दल किसी मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाएंगे तो इन चुनाव में इनके पास भी कुछ मुद्दा तो बनाने के लिए चाहिए ना। तो ये एक अच्छा इनको एक मुद्दा मिला है। और देखने वाली बात है कि इसमें वीर सावरकर के नाम को लेके ये पहली बात आती है कि उनको जो हम उठा के देखेंगे उनके बारे में, तो उनको एक राष्ट्रवादी स्वतंत्र वीर के सावरकर के नाम से जाना जाता है। यानी उनके नाम के आगे स्वतंत्र वीर सावरकर नाम जोड़ा गया है। जो व्यक्ति ने देश की आजादी में योगदान दिया हो, यह एक बड़ी बात है। उमेंद्र जी, यह जो आप बता रहे हैं कि सावरकर के नाम के आगे इस तरह से जोड़ा गया है, एक आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर एक उनके जो प्रशंसक हैं, उनके आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़े हैं, उन्होंने ये रखा। पर आप ये नहीं कह सकते कि जैसे सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दे दी हो या महात्मा गांधी को महात्मा या बापू की उपाधि दी गई हो, तो वो हम नहीं कह सकते। एक पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी के जो लोग हैं उन्होंने ये सब सम्मान दिया। मैं योगेंद्र जी थोड़ा यहाँ एक भिन्नता रखता हूँ बात में कि लौह पुरुष कोई सम्मान पत्र ताम्र पत्र तो दिया नहीं, बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनके नाम पे बिल्कुल नहीं था। तो जिस व्यक्ति के जिस नाम से पहचान होती है लेकिन सम्मान है नहीं। लेकिन सरदार पटेल को अगर लौह पुरुष बनाया गया, वो सबके एक आवाज थी। पर्टिकुलर कांग्रेस या गवर्नमेंट या किसी दूसरे विरोधी दल किसी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष जब कहा गया, किसी ने खारिज नहीं किया, ना किसी ने ऑब्जेक्शन किया उनके नाम पर। महात्मा गांधी को अगर महात्मा कहा गया या बापू कहा गया तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। देखिए, महात्मा गांधी को जो महात्मा शब्द दिया था वो एक आर्य समाज के बड़े नेता ने सबसे पहले इस नाम से संबोधित किया था उनको। और इसी बात पर मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब किसी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान मिल सकता है, तो जो व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में उनको, अब यदि हम भारत रत्न की सूची देखेंगे तो ऐसे भी लोगों के नाम आएंगे जो राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने नाम कमाया, राजनेता भी रहे। ऐसे जब उनको लिया जा सकता है तो मैं मानता हूं कि जिसके प्रति देश की निष्ठा हो। सर, वैसे तो देखिए सर्वोच्च सम्मान है। हाँ। लेकिन भारत रत्न के मायने बदलते जा रहे हैं। यानी कि वो कहा जाता है कि आंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपनों को ही दे, उस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए भारत रत्न। वो कोई भी हो सकता है। हम ये क्यों सोचते हैं कि उसकी सरकार आएगी तो उनके लोगों को मिलेगा, ये सरकार आएगी तो उनको मिलेगा। आई थिंक भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है। वास्तव में जो डिजर्व करता है, अगर कोई सुने तो भी ये लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल साहब, ये तो उसके हकदार थे, भारत रत्न अब तक क्यों नहीं मिला इनको। मुझे लगता है कि ये वो सम्मान होना चाहिए। मैं योगेंद्र जी एक बात कहना चाहूंगा, इसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। चाहे राजीव गांधी जी से लोगों की विचारधारा अलग होगी, राजनीतिक उनका विरोध होगा, लेकिन किसी व्यक्ति ने यह ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि उनको क्यों सम्मान दिया गया। ऐसे ऐसे राजनीतिक, प्रणब मुखर्जी अलग दल में रहे, देश के राष्ट्रपति भी बने, लेकिन विचारधारा को लेकर नहीं इस पद के साथ में जोड़ा जाता है। ये इस पद का सम्मान घटाने वाली बात है।
जिस व्यक्ति को सम्मान मिला है वाकई में देश की जनता ने उसको माना है और ये होना भी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी भी अनेक दलों में रहे, चुनाव जीते भी हारे भी, उनको भी सम्मान मिला। तो इस भारत रत्न को हमें विवाद में नहीं डालना चाहिए। सरकार का ये जो निर्णय है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में। मैं भंवर सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भंवर सिंह जी, प्रतिपक्ष का ऑब्जेक्शन है कि सावरकर को भारत रत्न देकर के सरकार करना क्या चाहती है, बीजेपी क्या करना चाहती है। इसमें अभी उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने कहा कि इसमें कोई विवाद होना नहीं चाहिए। ओमेंद्र जी तो लग रहा है कि प्रवक्ता ही है, वो तो सावरकर जी के मुझे जो सुन लग रहा है ना, वो पत्रकार नहीं लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं है, जैसा आपने कहा मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने आप सुन ले। अरे मुझे कोई नहीं है, वो आपने कहा है, बहुत अच्छे गुणगान आप कर रहे हैं, अच्छी बात है बहुत। मैं तो इनसे ये भी कहना चाहूंगा, इनको ये और कहना चाहिए कि गोडसे को पहले देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मेरी ओर से कहना है कि गोडसे को देना चाहिए। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए हम गोडसे को भारत रत्न देंगे, क्योंकि गांधी का जो सावरकर की जो नीति थी ना, वो तो गोडसे नहीं लागू करी है, तो पहले उसको देना चाहिए। क्योंकि हिंदू महासभा का था कि उनको लग रहा था कि गांधी देश के टुकड़े नहीं होने दे रहे, इसलिए हत्या करने में और वो साजिश में शामिल भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनको पुलिस किसी को नहीं पकड़ती ऐसे, वो पत्रकार महोदय को नहीं पकड़ के ले गई साल भर तक जेल के लिए, और मुकदमा इन पे नहीं चला। क्यों चला? क्योंकि खुद सावरकर ने भी बहुत प्रयास किया था गांधी की हत्या करने का। पुणे में खुद सावरकर ने गांधी की हत्या का प्रयास किया था। मैं आपको बताऊं, ये रिकॉर्डेड है। मनीष तिवारी ने जो बात कही है अभी, मैं मनीष तिवारी से नहीं रखता, मुझे कोई मतलब नहीं है। मनीष तिवारी का नहीं, बाकायदा एक कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट पे इनको हिरासत में लिया गया था, और जब पूरी तरह से एग्जामिन हुआ, बाइज्जत इन्हें बरी भी किया गया। तो मुझे लगता है कि उस वक्त की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो रही होंगी, तो हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। देखो, जांचों में तो कोई कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका भी क्या हाल है, उनके पे कैसे कैसे मुकदमे हैं, वो तड़ी पार भी रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री हैं। कल इनके भी नाम आएगा। क्लीन चिट मिली है। अरे साहब, उनको मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोगों को क्लीन चिट मिली है। अभी 650 करोड़ का खान घोटाला करने वाले आईएएस अधिकारी, उनको क्लीन चिट मिल गई और प्रमोशन भी हो गया। क्या वो घोटाला खत्म हो गया? क्लीन चिट नहीं मिली उनको, लेकिन उनका प्रमोशन हो गया। इसका मतलब वसुंधरा जी ने क्लीन चिट दे दी, वो आरोपों से बरी हो गया, इसलिए उनका प्रमोशन हो गया। तो कुछ भी संभव है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो चाहे जिसको दे सकती है, किसी को भी दे सकते हैं भारत रत्न, कोई चिंता वाली बात नहीं। और हमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि भारत रत्न सावरकर को अब दे देंगे तो कौन सा देश में तहलका हो जाएगा। क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। जो पता है, जो नीतियां हैं, वो मालूम है सबको। लेकिन जो चुनाव में मुद्दे होने चाहिए वो तो गायब है। आम जनता का महाराष्ट्र में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिनके पैसे डूब गए बैंक के अंदर, वो मुद्दा नहीं है। मोदी जी को उनकी चिंता नहीं है। जिनके करोड़ों रुपए जा रहे हैं उसकी परेशानी नहीं है। वो सावरकर के भारत रत्न की बात कर रहे हैं। अरे जो वर्तमान में नौजवान लोग हैं, उनको रोजगार चाहिए। आज देश का उद्योग धंधा ठप पड़ा हुआ है, लोगों की परचेजिंग पावर घट गई है। वित्त मंत्री के पति लगातार बोल रहे हैं लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है देश के अंदर, उनके पति को बोलना पड़ा है। हम तो विरोधी है, चलो आप तो हम पे आरोप लगा सकते हैं कि आप तो विरोधी, आपका काम है विरोध करना है। लेकिन वित्त मंत्री के पति ने 3 दिन पहले बोल दिया, एक लेख लिखा है, बहुत बड़ा सारा लेख लिखा है, उन्होंने सारी बातों का खुलासा किया है। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी। आज आप देखिए, जो वादे उन्होंने 2 करोड़ रोजगार के किए थे, रोजगार की बात ही नहीं कर रहे। वो भूल गए वो कालाधन कहां पर है, उनको कोई अब नहीं है। विदेशों से कालाधन लाना है, लोगों के खाते में डलवाना है। वो खाते जो जनधन योजना के तहत खोले गए, उसमें करोड़ों रुपए एसबीआई बैंक में वसूल और कर लिए लोगों के, बेचारों को देना तो गया भाड़ में, और उनसे और कटौती और कर ली कि तुम्हारा मिनिमम बैलेंस इन खातों में रहा, इसलिए पैसा और दो। तो देश में चल क्या रहा है ना, वो सोचने की जरूरत है। अभी कुछ भी दे सकते हैं, ये कोई कुछ कर सकते हैं। आज पाकिस्तान का मुद्दा हरियाणा के चुनाव में आ रहा है। अरे भाई, हरियाणा और पाकिस्तान से क्या लेने देना? महाराष्ट्र के चुनाव में पाकिस्तान आ रहा है। अरे भारत की स्थिति पे तो बोलो कि यहां क्या करने वाले हो? पाकिस्तान परमाणु हमला करेगा, वो सेना बैठी है हमारी, कोई कमजोर चूड़ियां नहीं पहन के बैठी है। वो मोदी जी की भी चिंता नहीं करेगी, जब सेना पे बम आएंगे तो काउंटर कर देगी वो, तो उसके पास हथियार है सब। लेकिन ये बकवास करना, देश में फालतू का लोगों का ध्यान बटाना है, और लेना देना कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं कहता हूं गोडसे को देना चाहिए इनको, तब जाकर के पत्रकार महोदय को भी जो आत्मिक शांति मिले और इनके पूर्वजों को भी मिले। मैं तो कहना चाहता हूं। चलिए मैं राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, प्रतिपक्ष के लोगों का यह कहना है कि मूल जो मुद्दे चुनाव में होने चाहिए, भाजपा उनसे भटक रही है। अपनी सरकार की उपलब्धियों के बजाय पाकिस्तान के नाम पे वोट मांग रही है कि पाकिस्तान के साथ हम ये कर सकते हैं, धारा 370 35A। महाराष्ट्र में क्या किया, हरियाणा में क्या किया, सरकार को प्रतिपक्ष का आरोप है ये कि वहां क्या किया, उनके मुख्यमंत्रियों पे भरोसा नहीं है, पाकिस्तान के बूते हमें वोट मिल सकते हैं। तो प्रतिपक्ष का कालिक मुद्दा उठाने का एक विषय है, उठा सकते हैं। बाकी प्रतिपक्ष ने कभी काम तो किया नहीं।
कभी हमारे जो महापुरुषों ने सम्मान देने का काम भी नहीं किया। हमारी पार्टी ने अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने का काम भी हमारी पार्टी ने किया, बीजेपी ने। आज उनको वीर सावरकर जो कह दिया कि भाई उनको देंगे हम, जो मैनिफेस्टो में या घोषणा पत्र में जो ले आए कि भाई निश्चित हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप उनको भी भारत रत्न देंगे। तो इसमें क्या बड़ी, अगर उन्होंने जो देश के लिए कुछ कुर्बानियां की हैं, देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनको देने का जो इन्होंने कर देना चाहिए आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले, क्यों नहीं किया इन्होंने? जब तो शांत बैठे थे, कोई करने का काम ही नहीं है। आज जब मोदी जी देश का नाम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज जितना आज उन्होंने जो देश का नाम किया, जो शक्ति के रूप में आज भारत उभर के आया है, आज जानते हैं कि भारत भी देश को शक्तिशाली देश है। आज पाकिस्तान की हिम्मत क्या, औकात क्या? आज जिस तरह काम कर रहे हैं, आज भारत, आज 370 किसने क्यों नहीं खत्म की? आज बीजेपी ने आज एक निर्णय जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में जो लोकसभा में कहा कि इन्होंने ये 370 और 35 खत्म करेंगे, और ये खत्म करके दिखाई उन्होंने चंद 24 घंटों में ये काम उन्होंने करके दिखाया। क्यों उन्होंने 58 साल और 60 साल राज करके क्यों नहीं किया? जब काम करते हैं आज गरीब की सुनी तो आज मोदी जी ने सुनी। आज उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ कनेक्शन दिए। आज बात करते तमाम तरह की, आज जितने का स्वच्छता को लेके आज जिस तरह का अभियान चलाए, जिस तरह शौचालय को लेके अभियान चलाए, उन बातों के कहते नहीं विपक्ष, क्यों नहीं कहते? मैं एक सवाल, प्रधानमंत्री देश में काम कर रहा है, कोई नहीं कर सकता। मेरा एक सवाल छोटा सा आपसे, प्रतिपक्ष का यही आरोप है कि चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, या बाई इलेक्शन जिन स्टेट्स में जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी की हैं वहां पे हो रहे हैं, वहां लोकल मुद्दे पे बेस क्यों नहीं किया जा रहा? फडणवीस ने कुछ किया होगा, खट्टर साहब ने कुछ किया होगा, उनका जिक्र भी नहीं करते हैं। जो दिल्ली से नेता जाते हैं, कोई जिक्र ना, प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं कि हमने ये योजना महाराष्ट्र के लिए लागू की या हरियाणा के लिए लागू की, या अमित शाह साहब जाते हैं उसका जिक्र नहीं करते हैं। देखो, हरियाणा में खट्टर साहब ने जो काम किए वो आपके सामने आ जाएगा। सरकार बीजेपी की बनेगी, आने वाले से आपको पता लग जाएगा 22-24 तारीख को। महाराष्ट्र में भी काम हुए, आपको पता लग जाएगा। उपचुनावों में 60-65 जगह उपचुनाव में उनको पता लग जाएगा आपको। और आप पहले अभी चुनाव हुए लोकसभा, जब पता लग गया कि काम नहीं होते, आज गरीब जनता की नहीं सुनते। जिस तरह 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे कोई मुद्दा हो, आज विकास की अगर दृष्टि से आज किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि 6,000 रुपए प्रति किसान को देने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री ने किया। आज खेती की तरह आज 3,50,000 करोड़ का बजट का प्रावधान भी लाल किले से घोषणा करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया। आज प्रत्येक घर को जल और सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। नदी से नदी को कैसे जोड़ा जाए, किसान कैसे खुशहाल होगा, एमएसपी बढ़ाने का काम भी बीजेपी ने किया। जो 18-20 फसलों में आज बाजरे का 900 की जगह पे 1950 का दाम भी ये बीजेपी ने दिलाने का काम किया। क्यों नहीं इन्होंने 58 साल एमएसपी नहीं बढ़ाई? किसान खरीदा कितना, 2022 तक डबल करके भी बताएंगे किसानों, ये भी बताया खरीदा कितना परसेंट के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बीजेपी उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य में सरकार आपकी है, कितना झूठ बोल रहे हो आप लोग? आपकी की राज्य सरकार है, कांग्रेस आपकी बीजेपी सरकार ने कितना खरीदा था? आपकी राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने कितना परसेंट खरीदा था? कुछ नहीं खरीदा, 4%, 11% दलहन खरीदा आपने, 11% था आपने मूंगफली दलहन का मूंग 11%, 11% खरीदा, 4% खरीदा आपने बाजरा, 4% खरीदा बाजरा, और किसान को आधे भाव में बेचना पड़ा। ये कांग्रेस का काम है। महाराष्ट्र में किसकी है, हरियाणा में किसकी है? काम कर रहे हैं ना। अभी गर्मी है, बाजरा अभी बहुत सूटेबल नहीं रहेगा। अभी तो आप गेहूं खाइए थोड़ी देर के लिए। मैं पुरोहित साहब भी हमारे साथ में जुड़े। बाजरा थोड़ी गर्मी करता है, जब ठंडा आएगी जरूर खाइए आप लोग। मैं आपके पास में आना चाहूंगा पुरोहित साहब। वीर सावरकर को लेकर के देश में एक मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी ने वादा किया है महाराष्ट्र की जनता से कि हम सरकार में आएंगे, उन्हें भारत रत्न मिलेगा। और प्रतिपक्ष का यह आरोप है कि भारत रत्न के कुछ मायने भी होते हैं, आप उन्हें बिल्कुल खारिज करके किसी भी व्यक्ति को दे रहे हो, तो आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, पहली बात तो भारत रत्न भारत जैसे राष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके वास्तव में कुछ पैमाने हैं, और जिस प्रकार से भारत रत्न दिया जा रहा है, कई भारत रत्न में शायद कुछ कह रहा हूं तो शायद उसका विरोध भी हो सकता है, मैं नाम नहीं लूंगा। 1-2 भारत रत्न तो ऐसे लोगों को दे दिए गए जिनका देश के लिए कोई योगदान मुझे लगा नहीं, वो व्यक्तिगत उनकी उपलब्धियां थी, और व्यक्तिगत उपलब्धियों पर भारत रत्न दे दिया गया पहले भी। इस प्रकार से यदि आप भारत रत्न दे रहे हैं, अभी वीर सावरकर को दे रहे हैं, मैं कहता हूं सावरकर के साथ में फिर सावरकर को अकेले क्यों दे रहे हो? आप जितने भी स्वतंत्र, जैसे अभी भाई साहब ने फरमाया कि देश के लिए कुछ किया, मैं कहूं देश के लिए
देश की आजादी के लिए मरने वाले राजा महाराजा और आम नागरिकों की अगर संख्या देखें तो आई थिंक कम से कम 1.5-2 लाख ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों से, मुगलों से लड़ते। मुगलों से लड़े, वो भी भारत के लिए लड़े, उनको भी दीजिए भारत रत्न। महाराणा प्रताप को दीजिए, आप कौन दे रहे महाराणा प्रताप को? महाराणा प्रताप पूरी जिंदगी मुगलों से लड़ता रहा, उतना तो सावरकर नहीं लड़ा। आप सुभाष चंद्र बोस को दीजिए, क्या गलती की सुभाष चंद्र बोस ने? क्या गलती की तात्या टोपे ने? क्या गलती है महारानी लक्ष्मीबाई की? बताइए मेरे को, आपको कोई जवाब है तो। आप भगत सिंह को दीजिए, आप चंद्रशेखर आजाद को दीजिए, बहादुर शाह जफर जो पहली लड़ाई, बहादुर शाह जफर को छोड़िए, मुसलमान है, मैं कह रहा हूं छोड़िए उसको, उसके अलावा वो बात की मुसलमान है, मैं मुसलमान की बात नहीं कह रहा हूं, मैं बात पहली लड़ाई आजादी की तो उसी ने 1857 में क्रांति करी। छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं जितने भी लोग 1.5 लाख लोग कम से कम भारत की आजादी के लिए लड़े मरे, आप उन सबको भारत रत्न दीजिए। भारत की जनता आपको धन्यवाद देगी, आपके लिए साधुवाद देगी। आप ये राजनीति कर रहे हैं। मैं सावरकर के भारत रत्न का विरोध नहीं कर रहा, मैं विरोध कर रहा हूं आपकी दोगली नीति का। आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के किसी घोषणा कर रहे हैं, ये गलत है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि फिर बाकियों को छोड़ा जा रहा है। अब क्यों? इतने सालों बाद पता चला। पिछली गवर्नमेंट देते थे, 5 साल आपने पहले शासन किया है, आप उस वक्त क्यों नहीं चाहते? अब क्यों चाहते? क्योंकि आपको कहीं न कहीं या राजनीतिक लाभ लेना है। सावरकर का मुद्दा गरमाया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सावरकर का विरोध नहीं कर रहा, मैं आपकी गलत नीति का विरोध कर रहा हूं। इसलिए मैं सिरे से नकारता हूं। चीजें नहीं होती हैं, जैसे अभी चुनाव है तो सबको दीजिए। के लिए पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई महाराष्ट्र के अंदर, पहले गठबंधन में बनी, लेकिन खुद के बूते पहली बार सरकार बनी। नहीं, पिछली बार भी स्पष्ट बहुमत था। हाँ, मैं कह रहा हूं कहां था? 5 साल इन्होंने स्पष्ट बहुमत शासन किया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाते पहली बार सरकार बनाई है महाराष्ट्र में और हरियाणा में भी। लेकिन जब अभी दूसरी बार के लिए इनको लग रहा है कि वीर सावरकर को सम्मान दिया जाना चाहिए, ये मैनिफेस्टो का जिक्र है, तो कल को फिर इन्होंने जिक्र किया। कल को ये तो फिर पश्चिम बंगाल में जाएंगे, तब उसका चंद्रशेखर आजाद के लिए घोषणा करेंगे। अभी कर दो ना। आप चुनाव के समय करोगे चंद्रशेखर की घोषणा, आप भगत सिंह की घोषणा पंजाब के चुनाव में करोगे। मैं आज आपको बोल रहा हूं, पश्चिम बंगाल में चंद्रशेखर की घोषणा होगी, सुभाष चंद्र बोस की घोषणा होगी, और पंजाब के चुनाव में ये भगत सिंह के लिए घोषणा करो। आज ही कर दीजिए ना। यदि आपकी ये रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का, तो गलत है ना ये क्या रणनीति है? ये आप देश को गुमराह कर रहे हो। मैं इसका विरोध करता हूं। आप सबको दीजिए, एक साथ बनाइए लिस्ट 1.5 लाख की और सबको भारत रत्न दे दीजिए। पूरा देश आपको सर आंखों में बैठा लेगा। वरना आज भारत की जनता आपके बिल्कुल विरोध में है। मैं आपको बता दूं, मैं भी जब मेरे पास आज के लिए ये विषय रखा गया तो मैंने कई लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा ये मखौल उड़ा रहे हैं, क्या मतलब है? इस भारत रत्न का कोई मायना नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, अभी आपने कहा रोजगार। सर, रोजगार की बात करें तो जहां चुनाव हो रहा है वहां आप 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हो, और यूपी के अंदर आपने 25,000 होमगार्ड वो घर भेज दिया दिवाली पर। वो भी नहीं सर, दिवाली होने की बात ही नहीं है यार। नहीं, दिवाली जैसे मौके पर आपकी नीति की है। आप 2 जगह आपकी सरकार है, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, जहां आपकी सरकार ऑलरेडी है वहां आप गला घोट रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास में, वापस आऊंगा। मैं एक बार उमेंद्र दादी साहब के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, रेस्पेक्ट किसी को भी दिया जाना चाहिए। अगर मुझे भी कोई सम्मानित करता है तो उस प्रमाण पत्र से या मुझे जो भी मिलेगा, जिन हाथों से मैं नवाजा जाऊंगा, मुझे खुशी होगी, मेरे परिवार को खुशी होगी, उसमें फोटो भी लगाऊंगा कि मुझे रेस्पेक्ट मिला है। लेकिन बड़ा सवाल मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए ही होगा कि मेरे रोजगार की क्या पोजीशन है, घर में खाना कैसे बनेगा, हमारे जो स्थितियां और हैं उनकी क्या पोजीशन होगी। रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है सभी राजनीतिक दलों से, हमारे साथ में 2 राजनीतिक दलों के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, आजादी के इतने साल बाद भी कर्ज माफी, गरीबों के लिए खाद्य विभाग के जरिए आप योजना चला रहे हैं। मतलब ये तो आप प्रूव कर रहे हैं कि आज भी हिंदुस्तान जहां था वहीं खड़ा हुआ है। ये तो हम ठप्पा लगा रहे हैं इन योजनाओं के माध्यम से। एक अभी आपको तो पता ही होगा कि 130 देशों में नहीं, 130 देशों में हंगर में 101 नंबर पे हमारे छोटे छोटे मुल्क पड़ोसी, उनसे भी पीछे की, उनसे भी भ्रष्ट हमारी है। इतने साल बाद भी, आजादी के इतने साल बाद भी हम
निःशुल्क जो चीजों की एक बाढ़ सी आती है बटोरते हैं, मतलब उनके लिए हम इतने लालायित रहते हैं, तो ये तो माना जाना चाहिए कि आज हम कहां खड़े हुए हैं। हम विकास की एक तरफ तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि हम बिल्कुल सब दुनिया में यहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए, और 70 साल बाद में आज हम बेरोजगारी, भुखमरी इनको दूर नहीं कर पाए। मैं चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में इसे हम कह सकते हैं कि एक विकसित राष्ट्र की ओर हम अग्रसर हैं, विकासशील राष्ट्र की उच्च श्रेणी में हम कैसे ठप्पा लगा सकते हैं? एक ब्रेक के बाद। तो विकासशील ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम, देश में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है और 64 सीट्स पे बाई इलेक्शन हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? वादा किया वीर सावरकर को भारत रत्न देगी बीजेपी, ये महाराष्ट्र के मैनिफेस्टो में है, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह है कि रेस्पेक्ट के साथ साथ क्या वास्तव में कुछ मुद्दे और भी होते हैं जिन पे चर्चा होना लाजमी है? मैं उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि देश की सियासत में मुद्दों पे अब चुनाव लड़े जा रहे हैं? देखिए युगन जी, मुद्दे तो बनाए जाते हैं। मुद्दे कौन सी पार्टी कौन सा मुद्दा बना देती है और किस वो देखती है। जनता का मुद्दा, मैं जनता के मुद्दे की बात कर रहा हूं। जनता का मुद्दा तो केवल यही होगा कि उसको काम मिले, रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले, ये एक मुद्दा है। और इस मुद्दे को तो देश की आजादी के बाद से जब से चुनाव है तब से सब लोगों ने बुनाया है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये मुद्दा हमेशा से चलता है, कोई नया मुद्दा नहीं है। हाँ, ये इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि गरीबी की रेखा से हम लोग बहुत ऊंचे उठे हैं। पहले कोल्हू के मकान होते थे, अब कहां है कोल्हू के मकान? पहले लोगों को पीने का पानी नहीं होता। बहुत है गांव में जाओ, देखिए मैंने गांव में जाओ। अब आप देखिए कि इतने कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं, इसलिए जयपुर मत देखो खाली। आने वाले समय में किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, ये बात तय है। किसानों के लिए सरकार को एक योजना बनानी होगी कि जगह जगह खेती की जमीन पे कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। जब किसान के पास जमीन नहीं होगी तो उपज कहां से होगी? उपज नहीं होगी तो बाजार में अस्थिरता भी होगी, व्यापार भी प्रभावित होगा। इसलिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि किस प्रकार की जमीन पर कहां पे किस प्रकार के कंक्रीट के जंगल कितने खड़े हो, कितने नहीं हो। अब क्या है कि कोई भी भूमाफिया बन गया है, जिससे अभी उपेंद्र जी ने बताया कि भूमाफिया का। अब क्या है, सरकार को एक ऐसी योजना बनानी होगी कि ये जमीन है, उपजाऊ है, या मकान नहीं बनेंगे, या यहाँ कॉलोनी नहीं बनेगी। आप उपजाऊ भूमि पे जब कॉलोनियां बनाओगे तो नुकसान तो देश का ही हुआ ना। एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए हम देश का नुकसान सहन नहीं कर सकते। अब चुनाव के समय में किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा, हमेशा बात आती है कि किसान को उसकी उपज का लाभ मिले, किसानों की पानी की व्यवस्था हो, लेकिन किसी पार्टी में हिम्मत नहीं होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कि हम जमीन बेचान पे रोक लगाएंगे। आपको याद होगा विनोबा भावे के समय में जब भूदान आंदोलन चला, उससे देश को लाभ मिला। जो ऐसे काश्तकार हैं उनको जमीन मिलनी चाहिए, जमीन आवंटन होना चाहिए। अब जमीन का आवंटन भी क्या राजनीतिक क्षेत्र से होने लग गया कि कौन राजनीतिक में प्रभाव रखने वाला है, उसको आपको जैसलमेर, बाड़मेर में, जहां मोहनगढ़ के आसपास में जमीनें दोगे आप उनको। यहाँ मतलब जो वाकई में हकदार है उसको नहीं मिलती। सवाई चक जमीन, जैसा भी बता रहे थे मेरे साथी कि सवाई चक जमीन, लाखों बीघा सवाई चक जमीन पड़ी है, गोचर भूमि पड़ी हुई है, इनका उपयोग होना चाहिए। यह जब तक हम योजना नहीं बनाएंगे इस प्रकार की समस्या होगी। और देश की जनता चाहती है रोजी रोटी और रोजगार, इसकी व्यवस्था जब तक नहीं होगी, हम चाहे किसी का कोई मुद्दा बनाया जाए। अब कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि हमने वीर सावरकर जी को दे दिया या देंगे तो हमारी सरकार आ गई तो हम इनसे छीन लेंगे। यह जिन जिन राजनीतिक दलों के नेताओं को दिया गया, किसी ने कहा क्या कि उनको दिया गया हम हटा देंगे? राजीव गांधी जी को दिया तो मोदी जी ने कभी कहा क्या कि हम उनका छीन लेंगे? क्यों छीन नहीं सकते, केवल एक तो विवाद होता है। और जनता जानती है कि हर यहाँ हिंदुस्तान में कुछ लोगों की आदत से बन गई है कि हर विषय को लेकर विवाद पैदा करना। ये चुनाव का समय इसलिए विवाद हो गया। यदि चुनाव के समय ये घोषणा नहीं होती तो मैं मानता हूँ शायद वीर सावरकर को लेकर इतना कोई विवाद नहीं बनता। अब चुनाव में यदि विवाद नहीं बनाएंगे तो उनके भी वोटों का मामला है, वोट बैंक। यानी मैं मान सकता हूं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में वीर सावरकर किसी के लिए वोट बैंक अवश्य बन गए। अब ये कांग्रेस के लोग या अन्य जो वीर सावरकर को नहीं चाहते, वही चाहेंगे कि इस बहाने हम जो एक विचारधारा के लोग हैं उनको अपने पक्ष में ले चले। लेकिन लबल अब यह है कि क्या वास्तव में मुद्दों को आधार बनाया जा रहा है राजनीति में? तो ये कहना चाह रहा हूं,
ठीक है, कोई भी सरकार बनाए, उस इश्यू ये नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं सरकार बनाने के। हमने ये भी देखा है कि गांव के सरपंच लड्डुओं की ट्रॉली में भी बन गए हैं। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, क्या वास्तव में मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, मुद्दे कोई पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक पार्टी क्या कह रही है, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं। मैं योगेंद्र जी यह एक बात ही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जो चुनाव घोषणा पत्र हो या प्रदेश का चुनाव घोषणा पत्र हो, मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि से यह भी पूछना चाहिए कि क्षेत्र के विकास के लिए आपका क्या मुद्दा है। ये चीज होनी चाहिए। जब तक हर व्यक्ति का स्थानीय मुद्दा को लेकर यदि ये घोषणा पत्र नहीं होगा तो ये व्यवस्था कभी ढंग से चलने वाली नहीं है। पार्टी का एक मुद्दा बन गया, कोई भी पार्टी हो, अपना प्रदेश लेवल पे घोषणा पत्र बना दिया, राष्ट्रीय लेवल पे घोषणा पत्र बना दिया, संकल्प पत्र बना दिया, लेकिन वो विधायक जो जनप्रतिनिधि आपके वोटों से चुन के जाने वाला है वो कभी ये नहीं बताएगा कि मैं क्या काम करूंगा। उसे कहे जो पार्टी ने मुद्दा बना दिया, मैं स्थानीय हर व्यक्ति का एक मुद्दा। लेकिन लोकसभा में तो अभी यही रहा ना, तो जो सांसद था उसको तो खुद को भी मालूम नहीं था कि मैं कैंडिडेट हूं कि नहीं हो, तो मोदी साहब ने कहा था कि वोट मुझे डालिए, मुझे ही देना आपको, तो मैं एमपी हूं। मैं इसमें यहां ये कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को कहना चाहिए कि ठीक है, आप मोदी जी के नाम पे मुझे वोट दीजिए, आप मुझे भाजपा के नाम पे वोट दीजिए, लेकिन मैं सीधा सीधा आपसे जुड़ा हुआ हूं। चलिए, मैं आऊंगा एक बार शेखावत साहब के पास में जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए राजनीतिक दल लड़ते हैं चुनाव, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई किसी से ताल्लुक रखता है, कुछ लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट पे लड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित जरूर रहते हैं, उनका भी अपना एक कोई एजेंडा होना चाहिए। चुनाव में पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूं कि जो वास्तव में एजेंडे होने चाहिए, भारत के लोकतंत्र में जब इलेक्शन होते हैं तो इसे फेस्टिवल का रूप दिया जाता है, डेमोक्रेटिक फेस्टिवल, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसके लिए भी टूरिज्म, जो लोग जानते हैं, मीडिया जगत से जुड़े लोग हों, फॉरेन से आते थे इसकी कवरेज करने के लिए कि भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र, बहुत बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ इलेक्शन किस तरह से लड़े जाते हैं, वो चाहे ग्रामीण शैली की हो, चाहे वो बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां का भोजपुरी कल्चर हो, चाहे गुजरात का हो, मतलब सब जगह अपने अपने अंदाज से प्रचार का एक तरीका होता है, उसको बड़े एक हाइप मिलती थी। लेकिन अब मुद्दे नहीं रहे, क्यों आप लोग मुद्दों से क्यों भटक रहे हो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, आप देख रहे हैं पिछले 6 साल से इन्होंने अभी पिछला चुनाव भी जो लड़ा वो आप देखा है कि क्या पुलवामा के अटैक की वजह से और पाकिस्तान के वही छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे इन्होंने चुनाव लड़ा। बाकी पार्टियां ने तो मुद्दों पे लड़ा था, किसानों की बात को लेकर लड़ा। अभी में या तीनों स्टेटों में अरे सुन लो तो कर ले, संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। तो आपने भी अभी बोला 6,000 रुपए देंगे, आपने क्यों दे रहे हो भाई? किसानों को आप भी तो वही दे रहे, क्यों दे रहे हो? उन्होंने काम पूरा करेंगे, तो हमने किया, उन्होंने पूरा करेंगे, वो कर रहे हैं। कहाँ कर दिया? करना पड़ेगा उनको, वो तो करना ही पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। अगर झूठ बोले में सजा प्राप्त करेंगे, वो झूठ बोलेगा तो आपने यूपी में कहा, आपने नहीं कहा यूपी में योगी जी ने क्या कर्जा माफ करेंगे? 1 लाख तक। अरे 2-2 रुपए माफ किए यार, शर्म करो थोड़ा यार, क्या बातें करो, क्या बातें करो आप? कुछ नहीं माफ किए, कुछ नहीं माफ किए। आप अपने झूठ को देखो, आपकी हालत क्या है यार, वो तो देखो, आपकी हालत क्या है वो सोचो, कितना झूठ बोल रहा है प्रधानमंत्री। आपने यूपी में क्या माफ कर दिया, आपने क्या माफ कर दिया आपने? और महाराष्ट्र में आपने कहा था, आपका जवाब दे दो। सुनिए 25,000 मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा सबके पास में। मैं मुद्दों पे जब बात मैं जानना चाहता हूं, मैं कहना चाह रहा हूं आज देश में एक्चुअल ये है, अगर मुद्दों पे बात मोदी जी करेंगे तो चुनाव जीत नहीं सकते, उनकी हालत लगातार बदतर है। आज भारत देखेंगे, भोजन की बात आपने करी, आज हंगर में भारत 101 में 130 देशों में 101 स्टेज पे पहुंच गया। भारत जो विकासशील देश जो 5वें नंबर पे चल रहा था, आज वो 7वें नंबर पे चलेगा, विकासशील देश नहीं रहा है, भारत को विकासशील देश नहीं मान रहा है। IMF ने हमारी क्रेडिट घटा दी है, आज वर्ल्ड बैंक हमें कर्जा नहीं दे रहा, भारत की स्थिति हो गई है। आज इन्होंने जो है हमारे रिजर्व बैंक से जो हमारा रिजर्व कभी नहीं लिया गया, युद्ध में भी नहीं, वो इन्होंने लेकर के और देश में किस तरह से उसका मिसयूज कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने बैंकों को बर्बाद कर दिया, किस तरह से इनके लोग इनके अंडर गाइडेंस में, इनके संरक्षण में विदेश भाग गए, बैंकों को डुबा गए। आज वो बात नहीं बोलते मोदी जी के दोस्त वो बात नहीं बोल रहे। आज देश के अंदर दवा कितनी महंगी है, एक जेनरिक दवा 1 रुपए की है। मोदी जी का दोस्त जिसको अभी भारत रत्न दिया गया, जो गुजरात से है, वो इतनी महंगी दवा बना रहा है, उसको भारत रत्न दे दिया उन्होंने कि ठीक है, वो उनका दोस्त है, गुजरात से भारत रत्न की उपाधि दे दी, वो देश को लूट रहा है, इसलिए उसको भारत रत्न का। तो देश में जो मुद्दे बनने चाहिए, आज बेरोजगारी का हाल क्या है, उस पर बात होनी चाहिए। देश में लोगों का जीवन स्तर कहां जा रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। आज भारत के लोगों को 90% की हालत यह है कि 10,000 रुपए मासिक आय है उनकी,
परिवार की 90% परिवारों की, तो कहां से बाजार में परचेजिंग आएगी? अभी आपने देखा जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है वो अभिजीत ने क्या बोला है? उन्होंने ये कहा कि गरीब के हाथ में पैसा ही नहीं जा रहा है, उसकी परचेजिंग पावर नहीं है। आज नोबेल पुरस्कार मिला उसको, उनका भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद उसकी आलोचना भी कर रहा है। आप सोचो, जिसको नोबेल मिला है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपने अभी देखा है वित्त मंत्री के पति ने क्या कहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास देश को ठीक करने की कोई नीति नहीं है, कोई उनके पास विजन नहीं है। चलिए, एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि मुद्दों से बीजेपी जब से आई है तब से मुद्दों से भटक रहे। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि चलिए मुद्दों पे चुनाव 2013 से ही आप सिलसिला शुरू कर दीजिए कि जब गोवा के अंदर भाजपा का अधिवेशन था, उसके बाद में चीफ कैंपेनर के रूप में 2018 के अंदर बिगनिंग में ही नरेंद्र मोदी को बनाया गया। तब तक 14 में बना दिया था, तो इनको तो 14 में बिगनिंग में 14 के स्टार्ट में बना दिया था, 14 में बना दिया था, क्योंकि पुणे में जब गोवा में जब अधिवेशन हो रहा था तो नहीं, ये बात तो शुरू हो गई थी। आपको बताऊं, गुजरात वाइब्रेंट से वहीं पे टाटा ने उठाया था मुद्दा। सुनिए तो सही, आगे की बात तो सुनिए आप एक बार। मेरा सवाल यह है कि अगर 2014 से मुद्दों से अगर हिंदुस्तान की सियासत भटक गई, 2019 के अंदर चुनाव आया, 2018 में कुछ राज्यों में हुआ, चले वहां पे बीजेपी बैकफुट पे चली गई, लेकिन लोकसभा में प्रचंड बहुमत 282 से 303 पे पहुंचा दिया बीजेपी को। तो क्या हिंदुस्तान की तासीर ये बनती जा रही है कि लोग भी मुद्दे पसंद नहीं करते हैं? नहीं, भावनात्मक रूप से आपने देखा कि पाकिस्तान को जोड़ा गया, देश की जो है आजादी को जोड़ा गया कि साहब देश पे बहुत बड़ा खतरा है। मोदी जी ने कहा क्या एक वोट मुझे भारत के उन वीर सैनिकों के नाम नहीं दे सकते जिनका खून दिया गया देश के, उसके लिए बम ब्लास्ट होता है। आतंकवादी को यह पता है कि ये 5वें नंबर की जो बस है उसमें अंदर कभी एक स्टेट के अन्य स्टेटों के लोग साथ नहीं बैठाए जाते, उसमें वो लोग भारत के अलग अलग स्टेट के लोग उसमें बैठे और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी और उसी को वो जाके टारगेट करके उड़ाता है। आज तक उसकी जांच नहीं होती है। उन्हीं मुद्दों को लेकर देश के सामने छद्म राष्ट्रवाद को ले जाया जाता है। देश के नौजवान को कहा जाता है आप भूखे रह जाइए, आप प्यासे रह जाइए, रोजगार ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन एक वोट मुझे उन वीर शहीदों के नाम दीजिए। तो ये जो भावनात्मक है ना, तो भारतीय भावनात्मक बहुत है। बहुत जल्दी आपने देखा 3 दिन इंदिरा गांधी की जब हत्या की गई थी, उनकी हत्या के बाद जब 3 दिन तक उनको दिखाया तो राजीव गांधी को तो इनसे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत और नेहरू से भी ज्यादा प्रबल बहुमत मिल गया था राजीव गांधी को। ये भारत है, यह भावनात्मक खेल बहुत होता है। और हिटलर ने भी यही किया था जर्मनी में, उसने भी भावनात्मक मुद्दों को जोड़ के रखा। वो भी मित्रों ही करता था, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। वही बात वो कि वो लाइन पे चलने वाले लोग हैं और आज उसी पे चल रहे। देश के मुद्दों से मतलब नहीं, देश रसातल में जा रहा है, देश की जीडीपी लगातार गिर रही है, देश का विकास पीछे जा रहा है, कोई चिंता नहीं, औद्योगिक पिछड़ा बना रहा है। अभी मैं आ रहा हूं आपके पास में, एक बार जाना चाहूंगा राजेंद्र जी के पास में। राजेंद्र जी, मैं बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम इसका सवाल नहीं है, मुझे जो दिखाई दे रहा है आज राजनीतिक दल कोई भी हो, मुद्दों को आधार नहीं बनाते हैं चुनाव में। वो ये देखते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, वैसे बदल करके चल रहे हैं। मुद्दे जो पहले हुआ करते थे कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, वो मुद्दे गौण होते जा रहे हैं अब। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये तो विपक्ष तो कुछ भी कहता है, और जो वास्तव में जो आज गरीब की और किसान की, आम आदमी की जो चिंता की है वो बीजेपी ने की है। माननीय प्रधानमंत्री ने, मैं गरीब तबके की बात करता हूं, हमारी बहन बेटियां जंगल में शौच के लिए जाती थी ओपन, आज शौचालय बना के प्रत्येक घर घर, ये बहुत बड़ा कदम किया स्वच्छता को लेकर के, वो भी किया है। आज 5 लाख रुपए तक के अनुसार बनी एक योजना चलाई है जो गरीब के लिए योजना है, जिसमें उनका फ्री में इलाज हो सकता है। आज ये कहते हैं, आज हर तरह से किसान के प्रति भी आज 6,000 की कम रकम नहीं होती, 6,000 होती है, मानता हूं कि पूरी तरह किसान का भला नहीं हो रहा। आज भी आज किसान के उसके लिए नई नई योजना है। आज हम भी दिल्ली गए मीटिंग में, आज देश के प्रधानमंत्री कृषि वैज्ञानिकों को बुला के, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मेरे मोर्चे में प्रदेश का महामंत्री किसान मोर्चे का, वो हमारे एग्रीकल्चर से ही मिनिस्टर है आज, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी, उन्होंने सबको बुलाकर, कृषि वैज्ञानिकों को बुला के, आम प्रगतिशील किसानों को बुला करके कि कैसे आमदनी डबल हो किसान की, कैसे हम कर सकते हैं, इसका किसानों को भला कैसे हो सकता है। इस तहत के तहत ऐसा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जो सोच है कि किसानों का, आम गरीब का, आम रोजगार कैसे साधन उपलब्ध हो, कैसे स्किल डेवलप इनके उसके माध्यम से, कैसे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट के माध्यम से रोजगार भी मिलेंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी, आम आदमी को फायदा होगा। आने की 2022 तक करें, 2022 तक डबल आमदनी की जो बात कही है, कैसे भी चाहे पशुपालन को लेकर के, जैविक खेती के माध्यम से, आपसे एक रिक्वेस्ट है
पता नहीं आप वहां पे उठा पाए नहीं उठा पाए, कितनी बोलने की आजादी थी, आई डोंट नो, बट मैं एक रिक्वेस्ट में, मैंने अरुण जेटली साहब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनसे भी पूछा था ये सवाल, आप तो किसान मोर्चा में है सर, एवरेज किसी किसान की आमदनी वो महाराज पंजू सिंह भी होगा और हमारे यहाँ के धन्नालाल बिश्नोई भी होगा, 6500 रुपए एवरेज मंथली इनकम है आज। ये भी 6500 में राउंड फिगर बता रहा हूं, 6475 रुपए के आसपास है, 73-75 रुपए वेतन से भी कम है। ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कभी जाएं तो आप जरूर कहिएगा ये बात। इसको आप कर देंगे कितना होगा, 13,000 रुपए। सर आप तो किसान हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, किसानों के बात में बैठते हैं, उस मोर्चा से प्रैक्टिकली जो बात, वास्तव में किसान एक मुद्दा है आज भी इस देश के सामने, लेकिन क्या 13,000 रुपए में आप 22 तक उसकी आमदनी डबल भी कर देंगे, कोई व्यक्ति अपने परिवार का गुजारा कर पाएगा? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि पूरी तरह किसान को हम कुछ कर पाए। हम ये कह रहे हैं किसान को हमने शुरुआत की है और आने वाले समय में किसान की चिंता करते हुए मानता हूं मैं कि किसान को जो होने एमएसपी पे, जब उनका लागत मूल्य का हमने 1.5 गुना तो कर दिया, पर जब तक एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, किसान की लागत मूल्य पे खरीद होगी तो किसान को भला जब ही होगा उसके मूल्य, इसमें कोई डाउट नहीं, मूल्य मिले उसका। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, मिल पाएगा, होनी चाहिए, बिल्कुल सही। मेरा रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, देखिए हालांकि मैं इस मुद्दे से कोई भटक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं एक आपके गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं, 6,000 रुपए सालाना की बात कही थी, वो सम्मान निधि के रूप में आप लोग देंगे, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें, राइट, बहुत अच्छी बात है। कई किसानों के लिए अच्छी बात होती है कि डीएपी खरीदना हो या 500,000 के बीच कुछ भी लेकर के 500 रुपए महीने बीड़ी का बंडल, चले सर, मैं जिस मुद्दे पे आ रहा हूं, एक बात प्लीज एक बार सुनिए सर सुनिए। तो इस देश के अंदर एक बड़ी रोचक फैक्ट बताता हूं, आपके शायद हो सकता है नोटिस में होगी ये बात। सर जब 2,000 रुपए की पहली किस्त जारी हुई, आप मान के चलिए कि 100% जितने किसान हैं जो भी आइडेंटिफाइड है उनको दी गई, राइट। सेकंड किस्त जब गई 72.7 रह गई, वो है ना, तो उसमें कमी। आज जो है वो 37% रह गई। या तो पहले जिन्होंने लिस्टेड किया वो लोग दोषी हैं, या उसके बाद में क्रम टूटता क्यों जा रहा है? जैसे यहाँ सरकार कांग्रेस की लिस्टिंग नहीं की सही तरह से, इन्होंने बहुत लेट तो रिपोर्ट भेजी, और आज भी ये तो पूरे देश का आंकड़ा भाई साहब, सर पूरे देश की बात, ये 37% जो रह गया पूरे देश का, राजस्थान का नहीं रहा है, ये राजस्थान का नहीं रहा है। 25 स्टेट में आपकी सरकार है। अच्छा मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये मतलब किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, एक बात बताऊं, एक बात सुनिए राजेंद्र जी, मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए योजना कोई भी सरकार हो जनहित के लिए बनाती है, लेके भी आनी चाहिए, लेकिन वास्तव में अगर ऐसी कोई चीजें सामने आती हैं, आप लोगों को ये बातें बतानी चाहिए कि वास्तव में ये लेकुना क्यों है। बिल्कुल जाना, हाँ बिल्कुल उठाएंगे। मैं दो बात आपको सवाल दे रहा हूं, उसी संबंध में मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं 2 बात आपको कहना चाहूंगा। जो एक तो किसान की आय दुगना करने की बात कर रहे हैं ना, ये भारत में तब तक संभव नहीं अगर आने वाले 10 साल भारत की जीडीपी ग्रोथ अगर 12% होगी ना, 12%, तो ये संभव होगा, जो इनसे किसी से संभव नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हो कि इनकम डबल हो रही है, किसकी हो रही है? 2014 में अंबानी की कुल शकल $26 अरब थी, उसके पास पूंजी, आज वो हो गई $50 अरब मोदी जी के 5 साल में। चले मैं एक बार, तो उनका तो डबल कर दिया उन्होंने पूंजी का। चले कोई नहीं। देखिए मैं एक बात कह सकता हूं कि हो सकता है कि मोदी इन दिनों ज्यादा ग्रो कर, सॉरी अंबानी ज्यादा ग्रो कर रहे हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर मैं, अंबानी का वक्त आप कभी से भी देख लिए, गवर्नमेंट कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, उसका ग्राफ अभी कुछ वर्षों में डाउन नहीं जा रहा है सर, वो मनमोहन सिंह जी के वक्त भी ऊपर ही जा रहा था। आज देश की इकोनॉमी के अंदर हम कहना बहुत सहज है साहब, लेकिन आज बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, हमारी जो ग्रोथ रेट है उसमें बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है अंबानी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि अंबानी एक बिजनेसमैन है, उद्योगपति नहीं है, ये कहा जा सकता है, बस उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि वो चैरिटी देश का पूंजी का जो एकत्रीकरण हो रहा है, ये भी तो एक मंदी का कारण है सबसे बड़ा, ये भी आप समझने की जरूरत है। दुनिया के पूंजी का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, लोग एकत्रीकरण हो रहा है, एकीकरण हो रहा है पूंजी का, दुनिया में भी हो रहा है। राजपुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। राजपुरोहित जी, मेरा सवाल यह है, मैं एक आम मतदाता भी हूं, बेशक मेरा चुनाव वहां पे नहीं है, महाराष्ट्र और हरियाणा में मेरा वोट नहीं है, लेकिन राजस्थान का मैं वोटर हूं। राजस्थान के भी 2 जगह पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं, लोकलाइज कर दीजिए, चले कि ठीक है साहब, बाई इलेक्शन कोई मुद्दों का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहता है और उसमें बहुत सारे संसाधन लगते हैं, चीजें लगती हैं, लोग आते हैं, तो लोकलाइज कर दिया जाता है उसको। लेकिन बड़ी तकलीफ होती है कि हम मुद्दों से भटक रहे हैं।
योगेंद्र जी, बिल्कुल आप 100% सही बात बोल रहे हैं। भारतीय राजनीति इस वक्त आम मुद्दों से भटक रही है। वो तात्कालिक लाभ उठाने के लिए घोषणा पत्रों के अंदर ऐसी ऐसी बातों को डाल रही है जिनका घोषणा पत्र एक 5 साल का एजेंडा है। क्या सावरकर को भारत रत्न देना एक 5 साल का एजेंडा है आपका? थोड़ा सोचिए तो सही, आप क्या लिख रहे हैं उसके अंदर। मैं इनसे जवाब मांगना हूं, आप जब बोले तो इस पर जवाब। चलिए, मैं तो मुद्दों की बात करना चाह रहा हूं। मुद्दा तो है सर। हाँ। सावरकर को आप एजेंडे में डाल रहे हो यार, वो तो कभी भी दिया जा सकता है। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। दूसरा, आप कह रहे हो किसान की आय दुगनी करेंगे। मैं आपको तरीका बताता हूं किसान की आय दुगनी करने का। कुछ नहीं करना आपको। अभी रोगिंदर जी कह रहे थे 6,475-73 रुपए। 6500 रुपए मासिक आय है। हाँ। परिवार की है ये, किसान के परिवार की, पूरे परिवार का। मैं आपको बता दूं, किसान को यदि आप ईजी करना चाहते हैं, उसको विकास की धारा में लाना चाहते हैं, आप किसान के पूरे परिवार के बच्चों की शिक्षा फ्री कर दीजिए कॉलेज तक। उनको जितनी भी मूलभूत आधारभूत आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उनको आप फ्री कर दीजिए। उनके बच्चों के लिए सरकारी स्तर पर कोचिंग की व्यवस्था कराइए। आज एक किसान का बच्चा गांव से शहर में आता है कंपटीशन की तैयारी के लिए या एकेडमिक के लिए, जो कोचिंग करता है उसमें उसके लाखों रुपए किसान जमीन बेचकर ब्याज पर लेकर के अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी उसको बेच करके व्यवस्था कर रहा है। तो सरकारी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर पूरे देश के अंदर आप उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था कीजिए, ढंग से उसकी मॉनिटरिंग कीजिए। मैं कहता हूं किसान अपने आप उसकी आय दोगुनी हो जाएगी, वो चिंता मुक्त हो जाएगा, उसका पूरा कंसंट्रेशन खेती पर लगेगा। वरना जो परिस्थितियां पिछले कुछ सालों से बन रही है और अब तेजी से बढ़ रही है, किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता। वो कहता बेटा बोली शहर में जाकर के तू मूंगफली का गाढ़ा लगा ले, कम से कम कुछ 2 रुपए 3% किसान हर साल खेती छोड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़े। मुझे प्लीज बोलने, एक समस्या का निराकरण, खाली समस्या मत रखिए, उसका समाधान का भी हमारे पास कुछ जुगाड़ होना चाहिए। तो किसान को आप ये सुविधा दीजिए। भारत का किसान 70-80% लोग खेती करते हैं आज भी, तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका रिलीफ महसूस करेगा। आप खाली पता नहीं बेतुकी सी योजनाएं बना देते हो, कमरों के अंदर बैठ करके आप धरातल पे जाके सोचते ही नहीं हो। चाहे बीजेपी है चाहे कोई पार्टी है, मैं सबके लिए बात कह रहा हूं। तो आप ऐसी योजना लाइए तो वास्तविक रूप से धरातल पर काम होगा और आम किसान और गरीब आदमी को संतुष्टि मिलेगी। इसके अलावा बहुत से और तरीके हैं जिन पर यहां चर्चा करके ना करके। चलिए, मैं कमेटी के अंदर मैं राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार फिर। राजेंद्र जी, रेस्पेक्ट एक अलग विषय है, रेस्पेक्ट देना चाहिए। अगर लगता आपको कि हाँ, देखिए आइडियोलॉजी है ये, तो अभी मैं नरेंद्र मोदी साहब को सुन रहा था जब वो महाराष्ट्र में कह रहे थे कि सावरकर जी ने जो राष्ट्र निर्माण के लिए एक आइडियोलॉजी लेके चले, जो राष्ट्रवाद, वही आज के राष्ट्र के निर्माण में एक नींव का सबसे बड़ा पत्थर रहा, जिसको हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये आइडियोलॉजी बीजेपी की है। बीजेपी का कोई देखिए इसमें हिडन एजेंडा नहीं है कि हमारा राष्ट्रवाद का एजेंडा क्या है। अगर उस आइडियोलॉजी जिसको फॉलो कर रहे हैं, अगर उसको भारत रत्न देते हैं, वो एक रेस्पेक्ट है सर। वो मुझे लगता है कि देश का मुद्दा नहीं हो सकता। वो मुद्दा केवल राजनीतिक दलों का आपसी हो सकता है, लेकिन देश की जनता को कोई मतलब नहीं है उससे। देश की जनता को मतलब है कि मेरे घर का चूल्हा जलना चाहिए, मुझे ठीक से हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन ठीक से और चलने के लिए सड़कें बढ़िया से हो, संसाधन ठीक से चलें। उसका एजेंडा सर ये है। लेकिन आज इन जगहों जो ये मुद्दे हैं, ये 10% रह गए और बिल्कुल ये लगता है कि तीर कहां निशाने पे लग सकता है, वो 90% रह गया। इसको हम कहेंगे अवसरवादिता राजनीतिक दलों की। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये तो बीजेपी की तो एक ही सोच है कि ये जो मैं मानता हूं कुछ के पूरी तरह किसान बेरोजगारी या किसान का मुद्दा, ये किसानों के लिए कोई भला जितना हम करना चाहते थे बीजेपी, वो नहीं कर पाई है। निश्चित रूप से अब आने वाले से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आने वाले 2-3 साल में बेरोजगारी भी दूर होगी, किसान भी खुशहाल होगा। और जहां नौकरी, ऐसा नहीं है किसानों, आज किसानों के बिल्कुल मूल में गांव का, मैं भी गांव का ही हूं, तो वहां से भी IAS बन रहे लड़के। ऐसा नहीं है जो पढ़ रहे हैं, वो मानता हूं कि वो बेचारे कैसे भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, दुख रह के, सुखी रह के, जैसे भी, तो आज भी पढ़ रहे हैं। पर आज आपको थोड़ा जो समय लग रहा है, ये कहा है ना 2022 तक आमदनी, तो आपको लगेगा ये किसान के बहुत उस पर जोर जोर से काम चल रहा है, पूरी रणनीति बना करके। और जल्द 2024 तक मैं जानकारी देना चाहूंगा सर, मैं आपको एक जानकारी।
मुझे भी खुशी है और आपको भी खुशी होगी। आपने कहा कि गांव से भी आईएएस बन रहे हैं। सर, मुझे बड़ा गर्व इस बात को कहते हुए, जब अंग्रेजों के जमाने से हमारे उस समय आईसीएस जो 70% जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो आज उस समय भी रूरल बेल्ट का था कि गांवों से जो बन करके आज भी इसे मेंटेन किया। तो 70% जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो बन रहे हैं वो रूरल बेल्ट के। वो बात एक अलग है, गांव में आके तैयारी कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड, कोई अगर झुंझुनू के पास का वैशाली में मकान बना लिया, उसको एक जगह मिल गई, लेकिन ग्रामीण परिवेश से जो लोग हैं आज भी 70% हिस्सेदारी सर ब्यूरोक्रेसी में आज भी उनकी है। ये सही है कि शिक्षा में उनको कुछ छूट, शिक्षा में जो बताया भाई, उनकी शिक्षा में वास्तव में छूट मिलनी चाहिए। और कई है जिस तरह से कैसे हर तरह से चिकित्सा में दे रखा था पहले बीजेपी, हमारी यहाँ सरकार थी, 30,000 से 3 लाख तक हमने फ्री में इलाज दे रखा था गरीबों को। ऐसा नहीं है, उनके जो बीपीएल कार्ड थे उनको सब तरह दे ही रहे उनको जितना दे सकते हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं जो निश्चित रूप से आज ईस्टर्न कैनाल के माध्यम से राजस्थान की, हमारी पूर्वी राजस्थान की जो स्कीम है जो 37,000 करोड़ की बनकर और केंद्र सरकार को बेचारे दी ना, निश्चित उस पर भी काम हो रहा है। 13 जिलों में फायदा होगा, वो स्कीम पास हो रही है। और चलिए मेरा आपका जवाब चाहता हूं। और पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए नहर मिलेगी, तो किसान अपना 30 सेकंड में आपका एक जवाब मैं बहुत शॉर्ट में चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं, मैं ये बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा। बजट आता है एवरी ईयर, बजट जब अनाउंस होता है तो निश्चित रूप से वो जनता के लिए ही होता है, अनाउंसमेंट्स भी होता है। वो बात एक अलग है कि अब वो कब फलीभूत हो पाता है। बड़ी रोचक बात है कि 37 साल पुरानी योजनाएं रेलवे की, जिनके माथे कर्ज है, योजनाओं करीब 3.25 लाख करोड़, कहां से आएगा पैसा आई डोंट नो, बट फिर भी योजनाएं हैं, आज स्टैंड कर रही हैं। यहां मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में मंच, चुनावी जो मंच होते हैं, वहां से मैनिफेस्टो जैसी बातें की क्यों नहीं जाती हैं? हम मुद्दे मैनिफेस्टो में कुछ जारी करते हैं, फिर मंच से हमारे नेता आकर के कुछ और ही कह जाते हैं। तो यह तो स्टैंड करना चाहिए कि हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपको उस पर रुकना चाहिए, कोई पार्टी हो। आप मैनिफेस्टो जो जारी करता है वो केवल अखबार से लोगों को पता लगता है, मुद्दे सभाओं से गौण हो रहे हैं। तो मेरा इतना सा सुझाव है आप लोगों को कि वास्तव में महाराष्ट्र सरकार देश की राजनीति में आज भी मुद्दों की आवश्यकता है। मुद्दों का आप आधार बनाइए, जनता पे छोड़ दीजिए। मुद्दों से अगर भटक जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये भटकाव है इस देश की राजनीति का, और जनता बहुत ही इमोशंस में चलती है। इमोशन को आप आधार मत बनाइए, इमोशन से ठगी भी हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि भारत की राजनीति वास्तव में, जिसका एक नाम रहा है डेमोक्रेटिक फेस्टिवल के नाम पे, उसे बरकरार रखिए। बड़ी खूबसूरत जनता है, बड़ी खूबसूरत लोकतंत्र है, इसका रेस्पेक्ट उसी अंदाज में करना चाहिए जिस परिप्रेक्ष्य में बना था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर और लाइक करना न भूलें।